हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी क्लास 12 की हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 11 विद्रोही और राज के बारे में। पार्ट 1 होने वाला है इस चैप्टर का। ये बाकी के सभी पार्ट्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और बाकी के सभी नोट्स भी आपको हमेशा की तरह नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिंक, क्विज का लिंक भी नीचे दिया गया है, तो उसे चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे 1857 के विद्रोह के बारे में, फिर जो मेरठ में विद्रोह हुआ, दिल्ली में कैसे बगावत हुई और फिर किस तरीके से ये विद्रोह पूरे देश के अंदर फैल गया। विद्रोह के कारणों के बारे में बात करेंगे, जैसे राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण, सैन्य, अन्य और अफवाह और भविष्यवाणियों के बारे में बात करेंगे जो उस दौर में फैली थी, जिस वजह से ये पूरा विद्रोह हुआ। फिर भी ये बाकी के टॉपिक्स हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे और इसका एक पार्ट 3 भी आएगा जिसके अंदर बाकी रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन को हम डिस्कस करेंगे। तो सभी तीनों पार्ट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हमेशा की तरह मिल जाएगा, तो उसे चेकआउट जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए हम इसे शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है 1857 का विद्रोह। तो देखिए, 1857 के विद्रोह की शुरुआत मंगल पांडे नामक एक सैनिक के विद्रोह से हुई। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो 34वीं बंगाल इन्फेंट्री थी, ठीक है, उसके अंदर सिपाही थे कौन? मंगल पांडे। ठीक है, तो मंगल पांडे ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही थे और ये कहाँ पर तैनात थे? बंगाल में एक जगह है बैरकपुर, वहाँ पर ये तैनात थे। इन्होंने रेजिमेंट के अफसर यानी जो इनके सीनियर थे उनको क्या किया? उनका नाम था लेफ्टिनेंट बाग। उन पर हमला किया और उन्हें घायल कर दिया। ठीक है, अब जो लेफ्टिनेंट बाग थे उन्होंने क्या किया? इनको गिरफ्तारी का आदेश दिया, परंतु इनके जितने भी साथी सिपाही थे यानी जो इंडियन सिपाही थे उन्होंने इन्हें गिरफ्तार करने से मना कर दिया। ठीक है, मंगल पांडे ने अपने सभी साथियों से कहा कि तुम भी मेरे साथ विद्रोह कर दो और मेरे साथ अभी के अभी शामिल हो जाओ, पर बाकी सिपाही इस बात के लिए नहीं माने। अब मंगल पांडे को ऐसा लगा कि अब उन्हें अंग्रेज पकड़ लेंगे और उन्हें मार देंगे, तो उनके हाथों मारे जाने से बेटर मंगल पांडे ने समझा कि मैं खुद ही अपने आप को मार लूं, और उन्होंने आत्महत्या की कोशिश करते हुए अपनी बंदूक से अपने प्राण लेने की कोशिश की, परंतु वह इसमें सफल नहीं हुए और वो सिर्फ क्या हो सके? घायल हो सके। ठीक है, इसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 8 अप्रैल 1957 को उन्हें फांसी दे दी। इसे ही कहा जाता है क्या? 1857 के विद्रोह की शुरुआत मानी जाती है और मंगल पांडे को 1857 के विद्रोह का पहला क्रांतिकारी कहा जाता है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुई मेरठ में बगावत, यानी जो दूसरा स्टेप आया वो हुआ मेरठ में बगावत का। तो इस तरीके से 1 बाय 1 हर जगह फैला था। तो मंगल पांडे की मृत्यु के बाद विद्रोह शांत नहीं हुआ। 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी, छावनी का मतलब क्या होता है? जहां पर सिपाही वगैरह रहते हैं। ठीक है, तो उस जगह पर क्या हुआ कि सिपाहियों ने विद्रोह किया। ठीक है, भारतीय सैनिकों से बनी पैदल सेना ने इस विद्रोह की शुरुआत की, यानी जो विद्रोह की शुरुआत हुई थी वो किसने की थी? पैदल सैनिकों ने, पर बाद में इसमें घुड़सवार फौज भी क्या हो गई? शामिल हो गई। धीरे धीरे ये विद्रोह पूरे मेरठ शहर में फैल गया। सिपाहियों ने सबसे पहले शस्त्रागारों पर कब्जा किया। शस्त्रागार कौन सी जगह होती है? जहां पर हथियार, गोला बारूद वगैरह रखे जाते हैं। ठीक है, उन्होंने ऐसा इसीलिए किया ताकि वो विद्रोह करने के लिए पर्याप्त अपने जो हथियार वगैरह उसे जुटा सके। ठीक है, धीरे धीरे ये जो विद्रोह था ये शहर के आसपास के लोगों में भी फैल गया, यानी इलाके में भी फैल गया, और वो सब लोग भी इसमें क्या हो गए? शामिल हो गए। इसके बाद उन्होंने अंग्रेजों के बंगलों पर हमला किया और बहुत सारे अंग्रेजों को मार दिया, उनके बंगलों को लूट लिया। सभी सरकारी इमारतें जैसे कि रिकॉर्ड दफ्तर हो गए, डाकखाने हो गए, सरकारी खजाने हो गए, अदालत वगैरह को लूट लिया गया और अंत में क्या कर दिया गया? तबाह कर दिया गया। तो इस तरीके से बड़े स्तर पर क्या हुआ? अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ। इसके बाद ये विद्रोह पहुंचा दिल्ली तक। दिल्ली तक कैसे पहुंचा? देखिए, इन सिपाहियों का मुख्य उद्देश्य केवल मेरठ में विद्रोह करना नहीं था, ये चाहते थे कि पूरे देश में विद्रोह, ताकि अंग्रेज यहां से जाएं, क्योंकि अंग्रेजों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। क्यों परेशान हो चुके थे इस बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी देखते हैं दिल्ली में क्या हुआ। तो भाई, जो ये सिपाही थे ना जिन्होंने मेरठ में विद्रोह किया, वो ये नहीं चाहते थे कि सिर्फ यहीं पे विद्रोह करें, वो पूरे देश में विद्रोह चाहते थे। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि पूरे देश में विद्रोह बढ़ाने के लिए 10 मई की रात, यानी उसी दिन रात को मेरठ से कुछ लोगों का गुट रवाना हुआ, यानी कुछ सिपाहियों का गुट रवाना हुआ। कहाँ कर? दिल्ली के लिए। ठीक है, अब वो दिल्ली में जाकर किससे मिले? बादशाह बहादुर शाह जफर से। अब बहादुर शाह जफर कौन थे? बहादुर शाह जफर मुगल साम्राज्य के आखिरी शासक थे। ठीक है, तो वो वहाँ पर इसीलिए गए ताकि बहादुर शाह जफर से मिलकर वो उनको इसमें क्या कर सके? अपने विद्रोह में शामिल कर सके। तो अगली सुबह वो क्या हुआ? वो दिल्ली पहुँच गए, यानी 11 मई की सुबह, और वहाँ पर लाल किले पर, यानी जो वर्तमान में लाल किला है वहीं पर ही बहादुर शाह जफर रहा करते थे। तो वहाँ पर पहुँचकर उन्होंने बहादुर शाह जफर से बात करने के लिए प्रस्ताव रखा, यानी आज्ञा मांगी। सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को जाकर बताया कि भाई मेरठ से ना कुछ सिपाही आए हैं जिन्होंने जो कि अंग्रेजों को मार कर आए हैं और वह इस अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह करना चाहते हैं। तो जब वो बाहर आए तो सिपाहियों ने उनसे कहा कि बादशाह जी, हमें आपकी क्या चाहिए? मदद चाहिए, क्योंकि हम अंग्रेजों से क्या करना चाहते हैं? विद्रोह करना चाहते हैं, इनसे पीछा छुड़वाना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा दुभर बना दिया है। तो इस चीज़ को देखकर हमने विद्रोह किया और हम आपका साथ चाहते हैं ताकि आप भी इसमें हमारा साथ दें और ये विद्रोह सफल हो सके। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में भाई बादशाह के पास और कोई ऑप्शन तो था नहीं। वैसे तो उनकी सेना वगैरह लगभग सब खत्म हो चुकी थी, उनकी खस्ता हालत चल रही थी। ठीक है, तो इसी चीज़ को देखते हुए उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इनके विद्रोह को वैधता दे दी और अपना नाम दे दिया।
ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये विद्रोह धीरे धीरे पूरे देश के अंदर फैल गया और पूरे देश में जब ये विद्रोह फैला तो अंग्रेजी शासन पूरी तरीके से लड़खड़ा गया। अब बात आती है कि ये विद्रोह हुआ क्यों, विद्रोह के होने के कारण क्या थे। तो इसमें से जो सबसे बड़ा कारण था वो थी एक अफवाह। ठीक है, जो अफवाह क्या थी कि भाई गाय और सुअर की चर्बी वाला कारतूस। तो देखिए हुआ क्या था कि जो पहले अंग्रेजी सेना थी ना उसमें ब्राउन बेस राइफल का प्रयोग किया जाता था, परंतु ये राइफल बहुत ज़्यादा पुरानी थी। ठीक है, और इसी चीज़ को देखते हुए अंग्रेजों ने एक नई राइफल लाई जिसका नाम क्या था, एनफील्ड राइफल। अब इस राइफल के अंदर क्या था कि जो इसका कारतूस था ना, यानी जो इसके अंदर बारूद भरा जाता था, ठीक है, तो उसके ऊपर एक ग्रीस लगाई जाती थी। ये ग्रीस इसीलिए लगाई जाती थी ताकि पहली बात तो ये बारूद बाहर ना गिरे और दूसरी चीज़ ये सीलन में ख़राब ना हो, यानी पानी से ये सील ना जाए। ठीक है, तो गोली चलाने से पहले इस बार यानी इस कारतूस को दांत से छीलना पड़ता था। ठीक है, तो जो वो ग्रीस लगी होती थी ना उसके ऊपर से क्या करना पड़ता था, दांत से छीलना पड़ता था। तो ये अफवाह फैल गई कि भाई जो कारतूस पर ग्रीस लगा हुआ है ना वो गाय और सुअर की चर्बी से बना हुआ है। ठीक है, तो गाय और सुअर की चर्बी एक जगह जहाँ हिंदू गाय को पवित्र मानते हैं, ठीक है, दूसरी तरफ वहीं जो मुस्लिम है वो सुअर का नाम लेना भी पसंद नहीं करते हैं, ये आपको पता होगा। तो इस चीज़ को देखते हुए जब उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि वो जिस चीज़ को मुंह में ले रहे हैं वो गाय और सुअर की चर्बी से बनी है, तो वो सैनिक बहुत ज़्यादा क्या नाराज़ हो गए और वो ये मानने लगे कि भाई जो अमेरिकी सरकार जो अंग्रेजी सरकार है ना वो क्या करना चाहती है, उनके धर्म को भ्रष्ट करना चाहती है और उन्हें ईसाई बनाना चाहती है। इस वजह से इस विद्रोह की क्या हुई, शुरुआत हुई। पर सिर्फ यही एक कारण नहीं था, इसके साथ बहुत सारे कारण थे जिनकी वजह से विद्रोह पनपा, क्योंकि एक कारण की वजह से कभी इतना बड़ा विद्रोह पनपता नहीं है। तो वो क्या थे, बहुत सारे कारण, यही देखते हैं हम वन बाय वन। तो देखिए नेक्स्ट क्या हुआ, राजनीतिक कारण क्या थे। तो उस दौरान डलहौजी और वेलेजली उन्होंने क्या किया, विस्तारवादी नीति को अपनाया। अब ये विस्तारवादी नीति क्या थी, तो उस समय अंग्रेजों ने हड़प की नीति को लागू किया और दत्तकता को अवैध घोषित कर दिया। पहले मैं आपको बताता हूँ कि दत्तकता क्या होती है। तो दत्तकता के अंतर्गत क्या होता था कि मान लीजिए कोई राजा है, ठीक है, और उनके कोई पुत्र नहीं है, यानी उनके कोई संतान नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करते थे, वो बाहर से किसी व्यक्ति को या किसी बच्चे को गोद ले लेते थे और उनके बाद जो वो व्यक्ति था या जो बच्चा था वो क्या करता था, उनका उत्तराधिकारी बन जाता था और शासन उन्हें मिल जाता था। पर अंग्रेजों ने इस गोद लेने की प्रक्रिया को अवैध घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई ऐसे गोद लेकर शासक बनाना बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने हड़प की नीति लागू की। इस नीति के अंतर्गत क्या होता था कि भाई ये दत्तकता थी ना, यानी जो लोगों को गोद लेके उत्तराधिकारी बना के राजा बना दिया जाता था, इसे अवैध घोषित कर दिया। तो अब क्या होता था कि अगर कोई ऐसा राजा था जिसके खुद का पुत्र नहीं था यानी संतान नहीं थी, तो उस स्थिति में वो पूरा साम्राज्य था वो अंग्रेजों के अधीन चला जाता था। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने बहुत सारे साम्राज्यों को क्या कर लिया, हड़प लिया। इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा नाराज थे। ठीक है, इस वजह से भी क्या हुआ कि अंग्रेजों के खिलाफ वो विद्रोह में शामिल हुए। इसके अलावा सहायक संधि लागू की थी अंग्रेजों ने। ये अंग्रेजों की एक चाल थी, किसके लिए, ताकि वो राजाओं के साम्राज्य को हड़प सके। देखते हैं कैसे। तो इसे 1798 में लागू किया गया और इसमें क्या किया गया था कि भाई अंग्रेज जो थे ना वो शासकों से एक संधि कर लेते थे, एक समझौता कर लेते थे और इसके अंदर कुछ शर्तें होती थी। इस शर्तों में क्या होता था कि पहली बात तो राजा अपनी स्वयं की सेना नहीं रख सकता, यानी राजा की कोई सेना नहीं होगी। ठीक है, जो भी सेना होगी वो किसकी होगी, अंग्रेजी शासन की होगी और उसे राजा के क्षेत्र में नियुक्त कर दिया जाएगा। यानी पहला तो उन्होंने राजा की सेना खत्म कर दी और फिर उसके राज्य में अपनी सेना को नियुक्त कर दिया। इस सेना का सारा जो खर्चा होता था वो कौन उठाता था, राजा उठाता था। पर अंग्रेजों की आज्ञा के बिना ना तो राजा किसी से युद्ध कर सकता था, ना ही किसी से कोई संधि कर सकता था, यानी ना तो किसी और राज्य से कोई समझौता कर सकता था और ना ही क्या कर सकता था, किसी से कोई युद्ध कर सकता था। अब इन सब की वजह से क्या हुआ, पहली बात तो राजा की सेना चली गई। अब राजा की ताकत ही उसकी सेना होती है, तो जब उसकी सेना चली गई तो उसके लिए अपने शासन को बचा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। धीरे धीरे वो कमज़ोर होने लगा और अंत में जाकर जो अंग्रेज हुआ करते थे वो उसके शासन पर कब्जा कर लिया करते थे। इस तरीके से अंग्रेजों ने कई क्षेत्रों को क्या कर लिया, हड़प लिया। ठीक है, इस वजह से भी लोग बहुत ज़्यादा उनसे क्या थे, नाराज़ थे। इसके अलावा और क्या समस्या थी, देखिए आर्थिक कारण थे। तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण भाई मशीनों से बना माल सस्ता हो गया, अब क्योंकि वहाँ पर उद्योग वगैरह लग गए थे, मशीनें वगैरह की शुरुआत हो गई थी। तो इस वजह से वहाँ पर जो माल बनता था वो क्या हो गया था, सस्ता हो गया था। जबकि जो भारत में माल बनता था वो हाथों से बनाते थे लोग। ठीक है, तो इस वजह से उसमें ज़्यादा मेहनत लगती थी, ज़्यादा समय लगता था, तो इस वजह से वो महंगा हुआ करता था। तो अब जो अंग्रेज अपना माल लाकर भारत में बेचने लगे ना, इस वजह से अब सस्ता माल हुआ करता था तो लोग उसे ज़्यादा खरीदते थे। पर भारत में बना जो माल होता था वो पहली बात तो महंगा होता था। ठीक है, तो इस वजह से लोगों ने उन्हें खरीदना छोड़ दिया। तो इससे क्या हुआ कि जो देश के उद्योग थे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इसके अलावा जो अब उद्योगों को नुकसान हुआ तो उसमें काम करने वाले जो कारीगर थे, जो वहाँ के लोग थे, उन सबको क्या हो गई, बहुत ज़्यादा समस्याएं हो गई। वो बहुत ज़्यादा बेरोजगार हो गए और इस वजह से वो अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए। अंग्रेज़ों की जो व्यापारिक नीति थी, व्यापारिक नीति का मतलब था कि भाई अंग्रेज कच्चा माल यहाँ से लेके जाते थे और फिर उसे बनाकर वहाँ से यहाँ लाकर भारत के बाज़ारों में बेच दिया करते थे। तो इस तरीके से भारत से निर्यात पूरी तरीके से बंद हो गया, यानी भारत के अंदर जो उद्योग वगैरह बाहर सामान बेचा करते थे तो वो बंद हो गया, वो काम बिल्कुल चौपट हो गया, जिस वजह से भारत के उद्योगपति क्या हो गए, अंग्रेजों से नाराज़ हो गए।
इसके अलावा अंग्रेजों ने जो जमींदारी व्यवस्था लागू की थी, आपको मैंने पिछले चैप्टर में बताया था जमींदारी व्यवस्था क्या थी कि भाई अंग्रेज जो थे ना वो क्या करते थे, उन्होंने जमींदार नियुक्त कर दिए थे, वो किसानों से कर लेते थे। अब इससे जमींदारों का भी शोषण हो रहा था और किसानों का भी शोषण हो रहा था, तो ये सब भी क्या हो गए, अंग्रेजों से नाराज हो गए। इसी के साथ साथ अंग्रेजों ने भारत के लोगों पर बहुत ज़्यादा मात्रा में कर लगाया। अब इस टैक्स की वजह से इन सामान्य लोगों का जीना ही मुश्किल हो गया। तो इन सब वजहों से भी ये लोग क्या थे, बहुत ज़्यादा नाराज थे, किससे, अमेरिकी शासन से। इसके अलावा कुछ सामाजिक और धार्मिक कारण भी थे। आपको पता है कि भारत सामाजिक विशेषताओं वाला या फिर सामाजिक विश्वासों वाला देश है, ठीक है। तो हुआ क्या कि जो ईसाई पादरी वगैरह थे वो भोले वाले भारतीयों को बहकाकर उन्हें ईसाई धर्म ज्वाइन करवाने लगे, ठीक है, यानी ईसाई धर्म के अंदर शामिल करने लगे। इसी के साथ साथ अंग्रेजों ने भारत में जैसे कुछ मान्यताएं थी, जैसे सती प्रथा या बाल विवाह पर रोक लगा दी। अब वैसे तो ये सही था, पर जो हिंदू वगैरह थे भारत के, क्योंकि वो तो इसे अपनी संस्कृति मानते थे ना, तो उनको ऐसा लगा कि भाई अंग्रेज उनकी संस्कृति को क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी के साथ साथ अंग्रेजों ने क्या किया कि भारत के अंदर अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार किया, जिससे लोगों को ये लगा कि अंग्रेज उनकी संस्कृति को ख़त्म करके अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस वजह से सभी लोग अंग्रेजों से क्या हो गए, नाराज़ हो गए, और उन्होंने 1857 के विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, ठीक है। कुछ सैन्य कारण थे। सैन्य कारण का मतलब क्या है कि जो सैनिक थे उनकी स्थिति खराब थी, जिस वजह से वो अंग्रेजों से नाराज थे और उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। इसमें सबसे पहला तो वही वाली अफवाह जो मैंने आपको बताई, कारतूस वाली, ठीक है। दूसरा ये हो गया कि भाई परेड के समय भारतीय सैनिकों से बुरा व्यवहार किया जाता था, जो अंग्रेजी सैनिक थे उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे, ठीक है। इस वजह से जो भारतीय सैनिक थे वो इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और वो इसका बदला लेना चाहते थे। इसके अलावा अंग्रेजी सैनिकों के मुकाबले भारतीय सैनिकों को काफ़ी कम वेतन दिया जाता था, यानी मान लीजिए 2 सैनिक है, एक अंग्रेज है और एक भारतीय है, और दोनों सेम पोस्ट पे है, ठीक है। तो अंग्रेज सैनिक को ज़्यादा सैलरी मिलती थी, जबकि भारतीय सैनिक को कम सैलरी मिलती थी, जिस वजह से वो क्या थे, बहुत ज़्यादा नाराज थे। इसके अलावा कुछ अन्य कारण थे विद्रोह के, जैसे कि अंग्रेजों द्वारा पेशवा बाजीराव जो थे उनके जो द्वितीय उत्तराधिकारी थे, यानी उनके बाद के जो दूसरे नंबर के उत्तराधिकारी थे नाना साहेब, उनकी पेंशन बंद कर दी। इस वजह से नाना साहेब नाराज थे उनसे, ठीक है। झांसी की रानी को दत्तक पुत्र लेने की आज्ञा नहीं मिली, इसलिए वो अंग्रेजों के विरोध में थी। मैंने आपको बताया था दत्तक पुत्र बना कर दिया था उन्होंने, कि अब वो किसी को गोद लेकर अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकते थे, तो इस वजह से झांसी की रानी उनसे नाराज थी। इसके अलावा सातारा और नागपुर जैसी रियासतों को ज़बरदस्ती अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में मिला लिया, जिस वजह से वहाँ के शासक और वहाँ के लोग भी अंग्रेजों के विरोध में थे, ठीक है। और अन्य क्षेत्र, बाकी के जो बचे कुचे क्षेत्र थे, वहाँ पर भी जमींदार और सरदार जो थे वो अंग्रेजों के विरोध में थे, क्योंकि भाई उनकी नीतियों के कारण उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था और अंग्रेजों ने ज़बरदस्ती उनकी ज़मीन भी छीन ली थी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से पूरा जो देश था उसके लगभग सभी लोग अंग्रेजों के खिलाफ हो चुके थे, और इसी वजह से 1857 का विद्रोह एक इतना बड़ा विद्रोह बनकर उभरा, ठीक है। इसके अलावा जो और कारण थे, वो उसमें से जो सबसे बड़े कारण थे वो थे अफवाहें और भविष्यवाणी। तो जो सबसे पहली अफवाह मैंने आपको बताई थी, कौन सी, एनफील्ड राइफल के कारतूस वाली। तो भाई हुआ क्या था, ये अफवाह फैली कैसे, ये देखो कि भाई एक अंग्रेजी अधिकारी था, उसने लिखा कि भाई जो इस अफवाह की शुरुआत थी ना वो दमदम स्थित शस्त्रागार से हुई थी। शस्त्रागार क्या होता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, शस्त्र रखने की जगह, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ कि एक नीची जाति के व्यक्ति ने ना ब्राह्मण सिपाही से कहा कि भाई मुझे पानी पीना है। अब उस ब्राह्मण सिपाही ने उसको पानी पिलाने से मना कर दिया, क्योंकि ब्राह्मण सिपाही को ऐसा लगा कि अगर वो उसके लोटे से पानी पिएगा ना तो उसका लोटा दूषित हो जाएगा। तो इस तरीके से जब उसने दूषित होने की बात कहकर उसको पानी पिलाने से मना कर दिया, तो उस नीची जाति के व्यक्ति ने कहा कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आज से कुछ समय बाद जब वो तुम कारतूस अपने मुंह से निकालोगे ना, जो कि गाय और सुअर की चर्बी से बना है, ठीक है, तो तुम भी क्या हो जाओगे, तुम्हारा भी धर्म भ्रष्ट हो ही जाएगा। तो ये सब पाखंड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहीं से इस अफवाह की क्या हो गई, शुरुआत हो गई, और ये अफवाह जंगल में आग की तरह पूरे देश के अंदर सैनिकों के बीच फैल गई, ठीक है। अंग्रेजों ने बहुत बार भारतीयों को समझाने की कोशिश की कि ऐसा कुछ नहीं है, पर भारतीय नहीं माने, क्योंकि एक तरफ तो उनका अंग्रेजों से विश्वास उठ चुका था उनकी नीतियों के कारण, और दूसरी तरफ जो भी कार्य अब तक अंग्रेजों द्वारा किए गए थे उन सब की वजह से लोग नाराज़ भी थे, तो उनको एक बहाना भी मिल गया, ठीक है। इसके अलावा एक अफवाह जो उस समय और प्रचलित थी कि भाई आटे में गाय और सुअर की हड्डियों का चूरा मिला दिया गया है। तो हुआ क्या कि भाई एक अफवाह फैली कि जो जितना भी बाजार में आटा मिल रहा है ना, उन सब के अंदर अंग्रेजों ने गाय और सुअर की हड्डियों का चूरा मिला दिया है, ठीक है, ताकि भारतीय लोग इसको खाएं और उनका धर्म क्या हो जाए, भ्रष्ट हो जाए। इस वजह से लोग क्योंकि सांस्कृतिक बुद्धि वाले थे, तो इस वजह से उनको और ज़्यादा गुस्सा आया और वो अंग्रेजों के और ज़्यादा विरोध में हो गए। इसके अलावा एक भविष्यवाणी की गई थी, जब पहले प्लासी का युद्ध हुआ था, मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था, तो प्लासी के युद्ध के बाद ये भविष्यवाणी की गई थी कि भाई इस युद्ध के 100 साल बाद जो अंग्रेजी साम्राज्य है या जो शासन है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इस वजह से लोगों को ऐसा लगा कि भाई अब ये भविष्यवाणी सच होने का समय आ गया है, और अब 100 साल भी पूरे हो चुके हैं, तो अगर अब हम प्रयास करेंगे तो अंग्रेजी शासन खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से भी लोगों ने 1857 के विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
इसके अलावा अंग्रेजों ने एक व्यवस्था बनाई थी जो थी सामूहिक रसोई। इसमें क्या होता था कि जितने भी सेना के अधिकारी थे ना, सबका खाना एक ही जगह बनाया जाता था। ठीक है, तो इससे बहुत से ऊंची जाति वाले जो ब्राह्मण वगैरह थे सेना के अंदर, वो क्या थे, बहुत ज़्यादा नाराज थे। क्यों नाराज थे? क्योंकि उस समय तो भाई जातिवादी व्यवस्था चलती थी, तो इस वजह से चाहे वो नीची जाति का हो चाहे ऊंची जाति का हो, सभी का खाना एक ही जगह बनाया जा रहा था। इस वजह से वो सब लोग बहुत ज़्यादा नाराज थे और उन्होंने क्या किया, इसका खुलकर विरोध किया। तो मैंने आपको बता दिया कि 1857 की क्रांति कैसे हुई, साथ ही साथ ये बता दिया कि उसके कारण क्या थे। इसके आगे के सभी टॉपिक्स पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। पार्ट 3 के अंदर बाकी बची हुई इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। तीनों पार्ट्स को देखिए, सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोट्स का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बाकी डिटेल्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को ऐसी और वीडियोस के लिए, क्योंकि बहुत सारा वर्थी कंटेंट हम लाने वाले हैं इस चैनल पर। और साथ ही साथ एक लाइक छोड़कर जाइए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसी बहुत सारी वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।